नहीं पता चल रहा है, बहुत जगह देख लिया, पता ही नहीं चल रहा कि 4 नंबर के लिए क्या पढूं, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब किसी से पूछता हूँ, कोई कहता है चैप्टर नंबर 1 में से ये पढ़ ले, कोई कहता है वो पढ़ ले, ये वाले क्वेश्चन कर ले, वो वाले क्वेश्चन कर ले, दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही। बहुत बार पूछ लिया, टीचर से भी पूछ लिया कि मतलब क्या चीज़ पढूं, तो यार समझ ही नहीं आ रहा कि चैप्टर 1 से आखिर ऐसा क्या पढ़ा जाए, चैप्टर 2 से ऐसा क्या पढ़ा जाए, चैप्टर 3 से क्या पढ़ा जाए जो मेरे दिमाग को एकदम क्लियर कर पाए कि यार मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मेरे 4 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही, लेकिन ये वीडियो उसी चीज़ के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को करना है। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आया हूँ कि हाँ भाई ये आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत तगड़ी रिसर्च करके आया हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ करके आया हूँ और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि हर चैप्टर या जितने भी चैप्टर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसमें से जितने भी चैप्टर्स के मैं आप लोगों को पोर्शन बताऊंगा, कौन कौन से पोर्शन से पूछा जाएगा, जिस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही पूछा जाता है, वही पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि गारंटीड है, श्योर है, 110% वही पूछे गए हैं और वही पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी बना करके चलूंगा आपके दिमाग में कि अगर मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में से आने वाले हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से टॉपिक में से 4 नंबर वाले क्वेश्चन आने चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्लैरिटी बनाएंगे अपने दिमाग में कि चैप्टर 1 से अगर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा जा सकता है। हमें ये पता भी तो होना चाहिए ना, मतलब बस ऐसे ही 4 नंबर के लिए कर रहे हैं, 6 नंबर के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल डिफाइन करके कि यार ये 4 नंबर का ये चीज़ आती है तो मैं इस चीज़ को ऐसे पढ़ूंगा, तो हर चीज़ बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मैं 2 की बात करूं, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, तो अगर मैं यहाँ पर इन सारे के सारे चैप्टर्स की बात करता हूँ तो मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से करने हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए जिनको यही नहीं पता कि 4 नंबर में से कहाँ से आता है या क्या पूछा जाता है, अभी तक क्या पूछा गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत तगड़ी वीडियो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि चैप्टर नंबर 7 में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या किन क्वेश्चन को करने से हम लोग 4 मार्कर वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है उस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताता चलूँगा। सबसे पहले तो हम लोग जिस तरीके से डिफाइन करते हुए चल रहे हैं कि 4 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि 4 मार्क्स के लिए अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन में से अगर स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं तो वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी। सबसे पहली बात तो आती है 7.3। 7.3 में से बहुत कम आता है, पर क्योंकि आता है तो हम लोगों को इंक्लूड करना होगा, बहुत रेयर आता है। 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 भी आती है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 7.11 पे पहुंच जाते हैं। इन कुछ एक्सरसाइज को हम लोगों को करना है। सबसे पहली बात करते हैं 7.3। तो 7.3 के लिए आप लोगों को कुछ ये वाले क्वेश्चंस करने होंगे। इन वाले क्वेश्चंस में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ठीक है। अगर और 7.3 भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम इस चीज़ को देख पाएँ तो हम लोगों को पता चलेगा यहाँ पर, अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होंगे, कुछ 20-21 फॉर्मूले हैं। मेरी एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डली हुई है जहाँ पर मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, आप उस वाली वीडियो को जाकर के देख लेना, वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक वो भी डाला है फ्लो चार्ट, ठीक है, नोट्स वाला, क्लास 11th के लिए, तो वहाँ से जाकर के आप PDF है उसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेकर निकाल लेना, सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं 7.4 पर। जब हम लोग 7.4 पर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये जो हम लोगों को दे रखा है 3 sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है, ठीक है, पर 7.4 के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.4 बेसिकली क्या है, 7.4 यहाँ पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप लोगों के पास। 7.4 जो है वो बेसिकली है, आप लोगों को समझ में आई ये बात कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपॉन में दे दी जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी जाएगी,
नो मैटर वो रूट में है या बिना रूट में है, वो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, पर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। इस बात को कंफर्म करके चलो कि डिनोमिनेटर में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा टी वाली फॉर्म में। जैसे आप टी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, वो अपने आप दोबारा से एक नई इक्वेशन बन जाएगी, जो उसमें अगेन जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम 7.4 कर रहे हैं तो हम लोगों को डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी, और हम लोगों को वो 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो 6 फॉर्मूले याद होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो 7.4 के इंट्रोडक्शन में ही दिए हुए हैं। वो अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप जाकर के मेरी इंटीग्रेशन वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं 7.5 में। अब 7.5 में क्या होता है? 7.5 में हमेशा जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो हमेशा हाई होती है। डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? हाई होती है। तो जैसे ही अगर वो हाई नहीं है या फिर न्यूमरेटर के इक्वल आ जाती है या फिर उससे कम हो जाती है, अगर नीचे वाले की देखो डिग्री अगर ज़्यादा है तब तो ठीक चल रहा है सारा मामला। लेकिन जैसे ही अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री सेम हो जाए या फिर न्यूमरेटर की डिग्री बढ़ जाए, नीचे वाले डिनोमिनेटर से बढ़ जाए, तो वहाँ पर बवाल हो जाता है। कैसे बवाल हो जाता है? मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर आप लोगों को डिवाइड करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक मतलब तो सबसे पहले तो ये है कि कोई सी भी इक्वेशन नीचे वो दे सकते हैं, नो मैटर गिवन इक्वेशन इज क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, नो मैटर। बट आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके की फॉर्म्स बनती हैं, जितनी भी तरीके की फॉर्म है, 4-5 तरीके की फॉर्म बनती है, वो सारी की सारी फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए। और जो मैंने इसमें क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी तक 7.3, 7.4, 7.5 के जो क्वेश्चंस बताए हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कम से कम 3-4 बार करना। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो 7.5 के बाद हम लोगों के पास आती है 7.6। तो 7.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर ये दे रखा है। सबसे पहले 7.6 में आप लोगों को ये करना है, फिर उसके बाद आप लोगों का ये लॉग वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद ये वाले e की पावर x वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों को भी समझना होगा कि जब कभी भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो 7.6 का मतलब क्या है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। जब 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो आपको पता है कि 7.6 लगनी है। तो आप लोग पहले तो कैटेगरी बना करके चलना। जैसे 7.3 को मैंने बता दिया, 7.4 बता दिया, मैंने 7.6 बता दिया, 7.5 भी बता दिया, 7.6 बता रहा हूँ। तो इसमें ये इन वेराइटीज़ को अलग अलग पेज पर लिख लेना, और ये करना कि मैं अगर ये वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ, और कम से कम क्वेश्चंस 3 बार करने हैं, मैं ये वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ तो मैं ये वाला पोर्शन खत्म कर रहा हूँ। भरोसा रखो ये वाला पोर्शन खत्म ही हो जाएगा अगर आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर रहे हो। कम से कम 3 बार करने के लिए कह रहा हूँ, 3 बार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि 7.7 से कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। 7.7 से आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने बस यहाँ पर। आप लोग इन 2 तरीके के क्वेश्चंस को खत्म कर लेना, और आपके सारा का सारा 7.7 जो है वो खत्म हो जाएगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं उसमें। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते वक्त हम लोग देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट ऑफ सम नहीं आएगा यहाँ पर, किसको लग रहा होगा लिमिट ऑफ सम नहीं आएगा। 7.11 आएगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिमिट लगनी है। अब लिमिट लगनी है तो सबसे पहली बात तो ये कि लिमिट में प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पर लगनी है, ये चीज़ पता होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जितनी भी जगह पर प्रॉपर्टी लगाओगे, आप लोगों को रीज़न पता होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी आपने क्यों लगाई है, या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी लगाओ, तीसरी प्रॉपर्टी लगाओ, चौथी प्रॉपर्टी लगाओ, आप कौन सी प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी लगा सकता था, ये भी लगा सकता था। अगर मैं 2 चीज़ें लगा सकता था, यानी कि मैं अगर वहाँ पर 2 चीज़ें लगा सकता हूँ, यानी कि 2 प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो वो दोनों अवेलेबल होंगी वहाँ पर, दोनों लीगल होंगी। मतलब उनसे सही आंसर आएगा नहीं आएगा, वो मेथड सही होगा नहीं होगा, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं तो। और अगर नहीं लग रही है तो फिर आप जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो उसका ठोस रीज़न होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी इस वजह से लगती है तो मैं इस वजह से लगा रहा हूँ। मैं हर बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। कम से कम 3 बार करोगे तभी अच्छे तरीके से आएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, जितने भी मॉड वाले हैं, e की पावर x वाले हैं,
ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कोई सा भी क्वेश्चन हम लोगों को 4 मार्क्स में नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे कि 4 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ 9.3 जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, 9.4 जहाँ पर आप लोग एक्स और वाई को अलग अलग कर देते हो, 9.5 जहाँ पर आप लोग बोलते हो कि ये होमोजीनस है और नॉन होमोजीनस है, 9.6 जहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये 4 जगहों से आप लोगों के पास 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी कलेक्शन दे रखी है, इन कलेक्शंस को करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन कलेक्शन को भी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। क्वेश्चंस मैंने थोड़े से सही हैं, बहुत सारे मिल रहे थे, तो वैरायटी जो थी वो बहुत सारी थी, मैं सारी की सारी वैरायटी ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार करना है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, कम से कम 3 बार क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। ज़्यादा इधर उधर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना लिमिटेड बोल रहा हूँ उतना लिमिटेड अगर आप करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। मैं इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई एक भी क्वेश्चन वैल्यू ऐसा नहीं है कि जिसकी वैल्यू ना हो, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करने थे, फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि उसके बाद आप लोगों को 9.4, 9.5, 9.6 के मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। मिक्स क्वेश्चन इस वजह से दिए हैं ताकि आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर पाओ कि मैं इसमें 9.4 लगाऊँ, 9.5 लगाऊँ या 9.6 लगाऊँ। 9.4 क्या है, जब एक्स और वाई दोनों के दोनों सेपरेट हो रहे हों। 9.4 क्या है, जिसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों सेपरेट हो रहे हों। 9.4 में सेपरेट हो रहे हैं, 9.5 में सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है। जब सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 9.6 की बात करें तो उसमें लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें dy ओवर dx हो चाहे dx ओवर dy हो। अगर dy ओवर dx है तो y की पावर 1 होगी, और अगर dx ओवर dy है तो x की पावर 1 होगी, ठीक है। चलो ये आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। अब जब चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों को, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात कर लें कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों को वेक्टर की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, क्या होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या होता है कोलिनियर वेक्टर, क्या होता है पैरेलल वेक्टर। इन सब चीज़ों की सबसे पहले तो नॉलेज होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये वाली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। जब आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पता हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करने में थोड़े से हेल्पफुल हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आती होंगी तो, अगर नहीं आती होंगी तो फिर अगेन दोबारा से दिक्कत होगी। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने आते चले जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते चले जाओ, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन्हें लिख लो, जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लिखते चले जाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी तक इनसे हट करके कुछ भी नहीं आया है। वैरायटी टोटल ये है, तो जो भी आया है वो इन्हीं में से आया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आप सब कुछ कर लेते हो, और अगर आप इनमें से भी छोड़ करके जाते हो तो इसका मतलब आप अभी तक के बोर्ड के जितनी भी वैरायटीज़ आई हैं उनको छोड़ करके जा रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन से हट करके कभी कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी वैरायटी ये है, तो अगर हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी की चीज़ें उठा करके रख ली हैं अपने पास तो मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आते चले जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को लिखते चले जाओ या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जरूर करके जाना, सप्लीमेंट्री है, उसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूरे के पूरे चांसेस होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने ही करने हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की। तो 4 नंबर में तो इसमें पूछा नहीं जाता। चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों से 4 नंबर में पूछा जा सकता है एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो क्या पूछा जाएगा। पहली बात, किसी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस, किसी भी एक पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस, 2 चीज़ें हो गई।
एक लाइन की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन। अब वो अलग अलग कंडीशंस में दी जाएंगी, तो आप लोगों को अलग अलग कंडीशंस कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी। जो क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस चाहिए, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए अलग अलग कंडीशन में वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर 4 नंबर में जितना पूछा जा सकता है उतना मिलेगा। 6 नंबर के लिए तो अलग हो जाएगा, लेवल बढ़ जाता है तो 6 नंबर में अलग क्वेश्चन आते हैं। तो 4 नंबर में जितना भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन जितना भी पूछा जा सकता है वो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को कर लोगे तो आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को अब कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 में लेकिन एलपीपी है, तो एलपीपी में से कभी भी 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 13 में से हम लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 13 में से हम लोगों में से 13.1 यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और बर्नौली ट्रायल्स, इन 5 में से पूछा जा सकता है 4 नंबर की अगर बात की जाए। तो 13.1 में से जो मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया, ना कुछ और पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं, तो जो अब दिख रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक। ठीक है, अभी तक भी नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाता है। मैं अभी तक का मतलब डरो मत, मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो जो वैरायटी है, लेवल 4 नंबर का लेवल भी चाहिए, 6 नंबर नहीं होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए, लेवल भी 4 का रहना चाहिए। और एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है वही लेवल के हिसाब से तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13.3 यानी कि बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर इसे समझ लिया जाए तो। मैंने समझा रखा है आप लोगों को वीडियोस में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो बेस थ्योरम के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, लेकिन बेस थ्योरम में इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेस थ्योरम में चीज़ें उल्टी हो रही होती हैं। मतलब कि अगर मुझे पहले डब्बा सिलेक्ट करके डब्बे में से कुछ सिलेक्ट करना है तो पहले ही मैं सामान निकाल लूँगा, फिर बोलूँगा डब्बा कौन सा था। कुल मिला के बात ऐसी चीज़ है, मतलब कि आदमी खड़ा है, फिर डब्बे और डब्बे में कुछ रखा हुआ है, तो आपको पहले ही सामान निकाल दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा डब्बे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस तरीके से थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस चलता है, जबकि पहले वो डब्बे की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो सामान की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। पर ये थोड़ा सा उल्टा केस चलता है, तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। और आगे की तरफ बढ़ें तो आगे की तरफ हम लोगों को दे रखा होता है कि हम लोगों को रैंडम वेरिएबल किस तरीके से करना है। तो रैंडम वेरिएबल के भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। इस वैरायटी, इतनी ही वैरायटी पूछी गई हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, जितना भी पूछा गया है वो इन्हीं वैरायटीज़ में से पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आगे की तरफ बढ़े तो आगे की तरफ हम लोगों को फिर उसके बाद मिलता है बर्नौली ट्रायल्स। अब बर्नौली ट्रायल्स भी क्या होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को मेरी वीडियोस में मिल जाएगा, तो यहाँ पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देखते चलिए और अपना प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी खत्म करिए। करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करवाना भी मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।